Our today's point of discussion is intrinsic value of the stock. Intrinsic value is also called the real value of the stock and it's not equal to the market price of the share. Sometimes it may equal to the market value in some efficient situations. There should be the three prices of the stock. It's called market price, पार्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं एंड द थर्ड वन इज़ द इंट्रिस्टिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक. These three terms are totally different from each other. It's have different meaning, but sometimes for some security ये सब चीज़ें सेम हो सकती हैं. पार वैल्यू और फेस वैल्यू का तो हमें पता है. ऐसी कोई भी प्राइस जो कि हमारे स्टॉक के ऊपर मेंशन्ड होती है वो हमारी पार वैल्यू कहलाती है. दूसरी प्राइस अगर मैं आपके सामने मार्केट वैल्यू की बात करूं तो मार्केट वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी की जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रही है. तो हमारी मार्केट में दो तरह की सिक्योरिटी हो सकती हैं. कुछ हमारी सिक्योरिटीज़ एक्टिवली ट्रेड कर रही होती हैं. एक्टिवली ट्रेड करने का मतलब है कि दे डोंट स्टॉप. कोई पर्सन परचेज करता है, कोई पर्सन उसको सेल करता है और वो एक्टिवली मूव होती रहती हैं. ठीक है. जो एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी है उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? जिस प्राइस पर लास्टली उसको सेल किया गया था. हो सकता है कि कुछ सेकंड पहले उसको लास्ट में सेल किया गया हो. तो एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी के लिए मार्केट प्राइस जो है वो उसकी लास्ट सेल प्राइस होती है. और कुछ हमारे पास सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रही होती, उनको हम इनएक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जिनको हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेल नहीं करते बल्कि अपने पास रिटेन करके रखते हैं. ठीक है. तो इनएक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ की हम मार्केट प्राइस जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है उसको. ठीक है. क्योंकि उसको हम प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रहे होते. तो मार्केट प्राइस सिंपल वर्ड्स में इट कैन बी द price that is prevailing in the market due to the efficiency and performance of the company. जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितना अच्छा हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे होंगे, जितनी अच्छी हमारी अर्निंग्स पर शेयर होंगी, उतनी ही हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी. ये दोनों टर्म्स हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं. अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, जिसे मैंने कहा कि हम रियल प्राइस या रियल वैल्यू भी कहते हैं. अब ये रियल वैल्यू क्या है? अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो एक करेंसी नोट होता है, ठीक है, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं ₹500 के नोट की, तो जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है वो उसकी क्या कहलाएगी? फेस वैल्यू. कोई भी नोट ले लें आप, जो भी प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? फेस वैल्यू. लेकिन वी ऑल नो दैट इट्स नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पेपर नोट. उसके पीछे जो भी हमने रिजर्व्स रखे हुए हैं वो है उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू. बात की समझ आई? कि कोई भी नोट ले लें जिसके ऊपर जो उसकी प्राइस लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है, और एक्चुअल में जितने पीछे हमने उसके रिजर्व्स रखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज़ रखी होती हैं, वो कहलाती हैं उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू. अब पाकिस्तान में तो आपको पता है कि रिजर्व्स बहुत कम रखे जाते हैं, तो मे बी वो उसकी वैल्यू पीछे से 10 रुपये की भी ना हो. तो किसी भी सिक्योरिटी की जो एक्चुअल में इंटरनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, वो कहलाती है इंट्रिस्टिक वैल्यू, और जो उसके ऊपर लिखी होती है वो कहलाती है फेस वैल्यू. यहाँ पर हमारा कंसर्न इंट्रिस्टिक वैल्यू के साथ यानी कि रियल वैल्यू के साथ है. डिफाइन किया गया है इसे इज़ व्हाट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी शुड बी इफ़ प्रॉपरली प्राइस्ड बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स वेरिंग ऑन द वैल्यूएशन. हमारे पास जो इंट्रिस्टिक वैल्यू होती है वो एक ऐसी प्राइस है जिसको हम अपने सारे फैक्टर्स को माइंड में रख कर कैलकुलेट करते हैं. वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी कंपनी के स्टॉक्स, हमारी उस स्टॉक की अर्निंग्स कितनी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, फ्यूचर में हमारी कंपनी कैसी जो है फोरकास्टिंग कैसी है कंपनी के बारे में, और उसके बाद मैनेजमेंट कैसी है. इन सब फैक्टर्स को माइंड में रख कर फिर हम अपने स्टॉक की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारी होगी रियल वैल्यू. ठीक है. और इसमें इसने एक्सप्लेन भी किया है कि इसको हम इकोनॉमिक वैल्यू भी कहते हैं. और एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि प्रॉपरली ट्रेड की जा रही है, एफिशिएंटली ट्रेड की जा रही है, उस केस में हमारी मार्केट वैल्यू कैन बी इक्वल टू द इंट्रिस्टिक वैल्यू. ठीक है. लेकिन यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता. हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इंट्रिस्टिक वैल्यू हमेशा कम होती है. ठीक है. जो अभी हमने रिसेंटली स्टॉक वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया है उसमें हम अपनी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने स्टॉक की इंट्रिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो मॉडल्स आपने पढ़े हैं. लेकिन किसी भी सिक्योरिटी को किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो, उसकी करंट प्राइस जो है वो मालूम करनी हो, तो आपको पता है हमारे पास एक फ्रेज़ है कि हम उसके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हम मेथड कर चुके हैं.
कि आपके कोई भी स्टॉक है उसके जो फ्यूचर कैश फ्लोज आपको रिसीव होने हैं आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। इसके लिए हमने 3 मॉडल्स भी पढ़े हैं। हमने पढ़ा ज़ीरो ग्रोथ, उसके अलावा हमने पढ़ा कांस्टेंट ग्रोथ, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल ग्रोथ। ठीक है, ये तीनों मॉडल्स हमने पढ़े हैं और हमें ये भी पता है कि हम किस तरह से फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने से बेटर होता है कि हम अपनी कंपनी की ही वैल्यू कैलकुलेट करें। वैल्यू ऑफ कंपनी जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, जिसको हम फ्री कैश फ्लो मॉडल भी कहते हैं। तो ये सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये तीनों उसने बताए हैं कि आपका एक मॉडल है ज़ीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ हम कैसे करते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और सारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी हमने पढ़ा है। उसके अलावा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल को भी हमने प्रॉपरली जो है वो पूरा सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो हमें इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और मॉडल है जिसको मैं कह रही हूँ फ्री कैश फ्लो मॉडल, वो भी करेंगे हम, बेसिकली वो भी किया हुआ है हमने। और चूंकि वो जो आपकी वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्री कैश फ्लो मॉडल के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि किसी स्टॉक की जस्ट उसकी अर्निंग्स को देखने की बजाय हमें ओवरऑल कंपनी को देखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम फिर फ्री कैश फ्लो मॉडल को यूज़ करते हैं। वैल्यूएशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ बीटा फैक्टर। सो गर्ल्स, आपने बीटा फैक्टर का वर्ड पढ़ा होगा रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में। बीटा बेसिकली एक मैयर ऑफ रिस्क है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मैयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने रिस्क एंड रिटर्न में पढ़ी होगी। हम रिग्रेशन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं और फिर हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बीटा का मीनिंग समझाऊँ तो बीटा बेसिकली एक कैलकुलेशन है, एक मैयर है, एक तरीका है, एक गॉज है जिसके थ्रू हमने रिस्क को कैलकुलेट करना होता है। अब हमने रिस्क किसका कैलकुलेट करना है? पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ का। अब जब कोई भी इन्वेस्टर है किसी स्टॉक मार्केट में जाता है कोई भी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, तो जो सिक्योरिटी की प्राइस नज़र आ रही है उसको कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इस कंपनी का कोई भी स्टॉक परचेज कर लेता हूँ तो क्या ये मुझे आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में फ़ायदा देगा, यानी कि मेरी अर्निंग्स जो है, मेरी वेल्थ इंक्रीज़ होगी या फिर नहीं होगी। तो जो बीटा फैक्टर है वो उसको इस चीज़ में हेल्प करता है। जितनी भी सिक्योरिटीज़ आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं उन सब को एक इंडेक्स के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, उस इंडेक्स के ऊपर हमें एक एक सिक्योरिटी, जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं इंडेक्स नंबर में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडेक्स कहते हैं। तो वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका, उसके लिए हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। हर कंपनी का अलग से बीटा कैलकुलेट किया जाता है, हर स्टॉक का अलग से बीटा कैलकुलेट किया जाता है, और मैंने बताया कि हम रिग्रेशन कैलकुलेशन को यूज़ करके बीटा कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो अगर तो आपका जो बीटा है उसका आंसर 1 के इक्वल आया है, यानी कि कोई भी स्टॉक है जिसका बीटा 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? अब हम जो रिस्क की बात करें कि बीटा जो है वो रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, रिस्क की कैलकुलेशन है। रिस्क किस चीज़ का? कि कोई भी स्टॉक है उसकी प्राइस फ्लक्चुएशंस की किस तरह की हैं। अगर तो हमारी स्टॉक मार्केट में चेंज आता है थोड़ा बहुत, तो क्या उतना ही चेंज हमारे स्टॉक की प्राइस में आएगा या उससे ज़्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा? बेसिकली ये चीज़ बताता है आपका बीटा। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अगर कोई भी सिक्योरिटी है जिसका बीटा 1 के इक्वल है तो इट मीन्स कि अगर तो मार्केट में चेंज आता है तो जितना चेंज मार्केट में आया है एग्जैक्ट उतना ही चेंज हमारी स्टॉक प्राइस में भी आएगा। यानी कि ये हमारे लिए गुड एक तरीका है, एक अच्छा स्टॉक है हमारे लिए कि हमारी मार्केट में जितना चेंज आता है उतना ही चेंज हमारा एग्जैक्ट हमारी कंपनी के स्टॉक में भी आता है, प्राइस में आता है। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का बीटा जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि लेस देन 1 और 0 के बिटवीन, बिटवीन 0 एंड 1, उस केस में इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में जो चेंज आता है उसका इफ़ेक्ट हमारे स्टॉक प्राइस पे ऐसा होता है कि अगर तो मार्केट में चेंज आता है तो हमारे स्टॉक की प्राइस में उससे कम चेंज आएगा। ठीक है, और अगर कोई भी सिक्योरिटी है जिसका बीटा है हमारे पास ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि अगर तो मार्केट में चेंज आता है हमारे स्टॉक प्राइस में उससे ज़्यादा चेंज आता है।
ठीक है, ये प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, कितना वोलेटाइल है हमारा स्टॉक, हमारे प्राइस के स्टॉक के प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अगर तो बीटा 1 के इक्वल है तो इट मीन्स जितना मार्केट में चेंज आया एग्जैक्ट उतना ही हमारे स्टॉक की प्राइस में चेंज आया। अगर लेस देन 1 है बीटा तो इट मीन्स मार्केट में जो चेंज आता है हमारे स्टॉक की प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट कम पड़ता है, हमारा जो स्टॉक है उसकी प्राइस कम चेंज होती है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि अगर हमारा बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स कि हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट में माइनर सा भी चेंज आए तो उससे डबल हमारा चेंज किस में आता है, स्टॉक की प्राइस में। ये फ्लक्चुएशंस कैसी आती हैं और उसकी एग्जांपल जो है उसने यहाँ पर आपको मेंशन की है कि अगर कोई भी कंपनी है जिसका बीटा 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है ना, यानी कि अगर हमारी अगर मार्केट में चेंज आता है तो हमारी कंपनी में 200% चेंज आएगा, यानी कि डबल चेंज आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स चेंज आएगा। वो कहता है दिस मीन्स दैट इट इज 2 टाइम्स एज वोलेटाइल एज द ओवरऑल मार्केट। इफ वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू प्रोवाइड रिटर्न 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट देन वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू रिटर्न 20%। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको कि हमारी इस कंपनी का जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 है। तो जब आपका बीटा 2 आएगा इसका मतलब है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो हमारी कंपनी में डबल चेंज आएगा। अब यहाँ पे कहता है कि वैसे तो उसका रिटर्न 10% है, ठीक है, लेकिन हमारे जो ये जो होगा ना आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना होगा, 20%। ये रेट ऑफ रिटर्न भी आपने जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ये है आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये है एक्सपेक्टेड। जब आपने अपने सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है, आपको अगर याद हो तो एक आपके पास होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, उसके हम इन्फ्लेशन जो है प्रीमियम को ऐड कर देते हैं, उसके साथ साथ आप अपने रिस्क प्रीमियम को भी ऐड करते हैं। बेसिकली ये जो आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम है उसमें हम अपना रियल रेट ऑफ रिटर्न और जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है दोनों को ऐड करते हैं, तब हमारे पास आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देते हैं अपना रिस्क प्रीमियम, तो हमारे पास जो है वो टोटल आता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो भी हमारा फॉर्मूला होता है इसमें आप देख लें कि जब किसी भी सिक्योरिटी के रिटर्न में हम रिस्क का फैक्टर ऐड कर देते हैं तो वो टोटल हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनता है। तो वही चीज़ उसने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि वैसे तो उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, लेकिन जो रिस्क के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया जाएगा जिसमें हम अपना रिस्क प्रीमियम ऐड कर लेंगे वो कितना होगा, 20% होगा। दूसरी साइड पे द मार्केट वर टू डिक्लाइन एंड प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ -6%, यानी कि इसी कंपनी का जिसका बीटा 2 है, अगर हमारी कंपनी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, हमारा इन्वेस्टर्स को नेगेटिव जो है वो रिटर्न रिसीव हो रहा है 6% का, तो उस केस में वैसे तो 6% होगा, -6%, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो कितना होगा, 12%। मतलब कि एक्चुअल वो इतना होता है, लेकिन चूंकि कंपनी का बीटा 2% है, 2 टाइम्स है, तो उस केस में हमारी कंपनी डबल चेंज होती है। अगर हमें यहाँ पर डबल फ़ायदा हो रहा है तो हमें डबल नुकसान भी होगा। और यही चीज़ आपकी रिस्क एंड रिटर्न वाला चैप्टर कहता है। रिस्क एंड रिटर्न अगर आपने पढ़ा है तो उस केस में आपने देखा होगा कि जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना ही आपको रिटर्न भी ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, कि हमारा रिलेशन ही ऐसा होता है। कोई भी सिक्योरिटी जिसका हाईएस्ट यील्ड होगा उसका रिस्क भी हमें ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में अगर तो वो अब बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और आपकी टेक्नोलॉजी चल जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी अगर यूज़फुल नहीं है और मार्केट में वो काम नहीं करती तो आप ज़ीरो पे होंगे, ठीक है। तो जो रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ ही यही होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनका रिटर्न बहुत हाई होता है उनका रिस्क भी बहुत हाई होता है, कि आपको सम टाइम्स 1 लाख का फ़ायदा होगा और सम टाइम्स ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने नीचे जो है वो वेरियस बीटास को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन है हमारे पास नेगेटिव बीटा, अ बीटा लेस देन ज़ीरो। और ये एक मीन्स ऐसी टर्म है जो कि अनबिलीवेबल है, ये बहुत कम होती है, अनलाइकली है कि ये कभी किसी भी सिक्योरिटी का बीटा ज़ीरो से भी कम हो। यानी कि जब आप ज़ीरो से नीचे चले जाते हैं तो आप फिर नेगेटिव में चले जाते हैं। तो किसी भी सिक्योरिटी का बीटा नेगेटिव नहीं होता, इज़ पॉसिबल बट पॉसिबल है बट हाईली अनलाइकली है, बहुत कम ऐसा होता है। सम इन्वेस्टर्स यूज्ड टू बिलीव दैट जो गोल्ड और गोल्ड स्टॉक्स होते हैं इनका नेगेटिव बीटा होता है। नेगेटिव बीटा का मतलब है कि सिक्योरिटी हैज़ नो रिस्क, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव बीटा मतलब रिस्क जो है वो आपका ज़ीरो होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो गोल्ड और जो गोल्ड स्टॉक्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनका बीटा जो है वो ज़ीरो हो सकता है।
नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो से कम, यानी कि देयर इज़ नो रिस्क। अगर आप गोल्ड और गोल्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिस्क बियर नहीं करना पड़ता, ठीक है, वी कैन से दैट। नेक्स्ट है बीटा ऑफ ज़ीरो। बेसिकली जो कैश है उसका बीटा ज़ीरो होता है अगर हमारे पास इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है, अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है उस केस में जो कैश है उसका बीटा ज़ीरो होगा, यानी कि मार्केट में चाहे चेंज आए चाहे ना आए, चाहे मार्केट अपवर्ड मूव हो रही है चाहे डाउनवर्ड मूव हो रही है, द कैश रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये भी उस केस में है, एक कंडीशन है कि हमारी इन्फ्लेशन ना हो, देयर इज़ नो इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा बिटवीन ज़ीरो एंड वन, ये जो भी रिसेंटली हमने एक्सप्लेन किया। बीटा बिटवीन ज़ीरो एंड वन, इसका मतलब ये है कि जिनकी कंपनीज लोअर जो कंपनी का वोलेटिलिटी है, कंपनी की स्टॉक की जो प्राइस है उसका बीटा लेस देन वन है, यानी कि हमारी मार्केट में जो चेंज आता है उससे कम चेंज हमारी कंपनी में आता है। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है आपको यूटिलिटीज़ की, कि यूटिलिटीज़ हैव अ बीटा बिटवीन ज़ीरो एंड वन, क्योंकि उनका उनमें यूटिलिटीज़ जो है आपकी ऐसी चीज़ है, चाहे मार्केट जैसी मर्ज़ी हो, चाहे आपके पास कोई पैसा है या नहीं है, लेकिन आपको भूख लगेगी, आपको शेल्टर चाहिए, तो यूटिलिटीज़ जो हैं उनकी उनका बीटा हम कह सकते हैं कि लेस देन ज़ीरो होता है, कि चाहे मार्केट में जैसा मर्ज़ी चेंज आए, जैसी मर्ज़ी फ्लक्चुएशंस आएँ, इन पे उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा तो नहीं ना होता कि अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग उनको परचेज़ ही नहीं करेंगे। खाने-पीने वाली चीज़ें तो हमने लेनी होती हैं। तो यूटिलिटीज़ का जो बीटा है वो बिटवीन 0 एंड 1 होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बीटा ऑफ 1। बीटा ऑफ 1 का मतलब है कि एग्ज़ैक्ट चेंज जो मार्केट में आ रहा है वही हमारी स्टॉक प्राइस में आएगा। यहाँ पर उसने आपको एग्ज़ाम्पल दी है S&P 500 इंडेक्स की। ये बेसिकली इंडेक्स की एक टाइप है जो कि हम कैलकुलेशंस के दौरान यूज़ करते हैं। इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कहा जाता है। ये एक इंडेक्स है जिस पर ऐसी सिक्योरिटीज़ ट्रेड करती हैं जिनका बीटा इक्वल टू 1 होता है। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन ही ऐसी है कि हम इसका एग्जैक्ट बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बीटा क्लोज टू 1 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ग्रेटर देन 1। ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनका जो वोलेटिलिटी है वो हमारी मार्केट से ज़्यादा होती है और जो है वो ट्रेड करती हैं नस्दक के ऊपर। नस्दक के ऊपर जो है वो हाईली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो काम करती हैं। नस्दक एक स्टॉक मार्केट है, फुल फॉर्म है इसकी द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस। ये एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज काम करती हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज का बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, बिकॉज के कंफर्म नहीं होता है कि उनकी टेक्नोलॉजी काम करेगी। अगर तो काम कर जाती है तो दे विल एक्सेल और उनको बहुत हाईएस्ट रिटर्न रिसीव होंगे, और अगर जो है उनकी कंपनी काम नहीं करती, उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तो उस केस में हमारे इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज उनका बीटा ग्रेटर देन 1 होता है। लास्ट पर हमारे पास आता है बीटा ग्रेटर देन 100, मतलब 100%। ऐसी कंपनीज पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम ऐसे, मतलब कम भी ऐसे चांसेस नहीं होते कि किसी भी सिक्योरिटी का बीटा 100 हो। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती कि मार्केट में इतना ज़्यादा चेंज आए कि हमारी स्टॉक की जो प्राइस है उसमें 100% चेंज आ जाए, ठीक है। तो कहता है इफ़ यू एवर सी अ बीटा ऑफ ओवर 100 ऑन अ रिसर्च साइट, अगर आपने कोई सर्च साइट खोली है और वहाँ पर आपको किसी कंपनी के स्टॉक का बीटा 100 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकल एरर है। रिग्रेशन के थ्रू जब आपने कैलकुलेशंस की हैं तो वो कैलकुलेशंस गलत है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और नस्दक के बारे में एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये पहली मार्केट है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना स्टार्ट किया था इसने। ये ऐसी पहली मार्केट है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं। ग्रोथ कंपनी वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, स्पेकुलेटिव कंपनी एंड स्पेकुलेटिव स्टॉक, साइक्लिक कंपनी एंड साइक्लिक स्टॉक। बेसिकली जो पीछे आइडिया है वो सबका सेम है। कंपनी एंड स्टॉक दोनों सेम चीज़ें हैं। जिस कंपनी की हम बात करेंगे सेम उसी कंपनी के हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में वो क्या करेगी, उसके एक्सेल होने के चांसेस हैं। एक्सेल होने के मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। एक ऐसी कंपनी होती है जो कि फास्टेस्ट मूव कर रही होती है, और उसके अलावा इसका ये एक और करैक्टरिस्टिक्स होता है कि ये अपने मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एज ए डिविडेंड जो है वो नहीं देती, बल्कि वो अपने पास रिटेन करके रखती है और फिर उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कंसर्न होता है कि वो ग्रोथ करें और वो डिविडेंड्स बहुत कम पे करती हैं, बहुत कम।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पे ही नहीं करती अपने स्टॉक होल्डर्स को और अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। ग्रोथ स्टॉक भी ऐसा है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि हाई परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग्स एज डिविडेंड पे नहीं करते और वो अपने जितना अर्निंग्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेकुलेटिव कंपनी, स्पेकुलेटिव स्टॉक। स्पेकुलेटिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट होता है जिनके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ये जो आपकी स्पेकुलेटिव कंपनीज़ हैं, ये हाई रिस्क बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया होता है कि या तो ये टोटली ऊपर जा सकती हैं, ठीक है, और या बिल्कुल ही नीचे आ सकती हैं। बाकी कंपनीज़ का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो उनका जो एक ग्रोथ का होगा ग्राफ, वो ऐसा होगा, ठीक है। स्लोली मूव कर रही होती हैं वो, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करती हैं, पहले नीचे फिर ऊपर और फिर जो है वो अपने पीक पॉइंट पर जाती हैं। लेकिन जो स्पेकुलेटिव कंपनीज हैं वो डायरेक्टली या तो अपवर्ड मूव होंगी या तो फिर डाउनवर्ड मूव होंगी। जो इनका जितने भी एसेट्स, जितने भी इनके स्टॉक्स होते हैं, ऐसी जगह पर इन्वेस्टेड होते हैं जिनका बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पेकुलेटिव होती हैं ये, टोटली चांस बेस्ड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेकुलेटिव स्टॉक। सेम ये भी ऐसा है, ऐसे पोटेंशियल है जो कि ऑनर्स जो हैं अपना सारा पैसा जो है वो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में लगाते हैं। ये कैरी करते हैं अबव एवरेज लेवल ऑफ रिस्क। ये हमारे पास वो वाली सिक्योरिटीज़ और वो वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं, जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और ये नई कंपनीज़ होती हैं और वो कंपनीज़ कौन-कौन से हो सकती हैं, एग्ज़ाम्पल उसने दी हैं आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़, बायो रिसर्च, ये फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो कि नई-नई बनाई जाती हैं, वो स्पेकुलेटिव कंपनीज़ कहलाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं साइक्लिक कंपनी वर्सेस साइक्लिक स्टॉक। साइक्लिक जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है, साइक्लिक का मतलब है आपके बिज़नेस साइकिल या इकोनॉमिकल कंडीशंस अगर मैं बात करूँ। तो जिस तरह की आपकी इकोनॉमी है उसका सेम इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी साइक्लिक कंपनीज़ के ऊपर, ठीक है? यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में बूम चल रहा है, तो हम जो है वो अपने ओनर्स को जो है वो हाई रेट ऑफ रिटर्न पे करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी जो है वो हमारी इकोनॉमी में कोई डाउन ट्रेंड्स चल रही हैं या कॉन्ट्रैक्शंस चल रही हैं, तो उस केस में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। यानी कि ये टोटली बेस करते हैं हमारे बिज़नेस साइकिल के ऊपर। अगर हम यहाँ पर जो है बूम पर चल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, पीक लेवल पर हैं, तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम उतना ही पे करेंगे, हमारी कंपनी को भी सेम वैसा ही इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डाउन टर्न पे चल रहे हैं, तो हमारी कंपनी भी डाउन टर्न में चल रही होगी। इसकी उसने कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, जैसे कि आपके पास स्टील कंपनीज़ हैं, केमिकल फर्म्स हैं, ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमी के साथ। जिस तरह के लोगों की परचेज़िंग पावर होगी, उसी तरह से ये कंपनीज़ जो है वो वर्क करेंगी, ठीक है। लास्ट पर हमारे पास आ जाती है डिफेंसिव कंपनी वर्सेस डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बेसिकली ये कंपनी साइक्लिक कंपनी के ऑपोज़िट होती हैं। साइकिलिक कंपनी का मतलब होता है कि बिज़नेस साइकिल के साथ चलना, लेकिन डिफेंसिव का मतलब है कि ये अपने आप को डिफेंड कर रही होती हैं, अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर रखती हैं जिस वजह से कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन इनको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये स्टेबल मार्केट्स होती हैं जिनका बीटा लेस देन 1 होता है, ठीक है। डिफेंसिव स्टॉक की उसने एग्जांपल दी है कि दे आर हाईली इम्यून। इनका इन कंपनीज़ का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि बाहर की इकोनॉमी उनको इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि आपकी यूटिलिटी फर्म्स होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, टोबैको कंपनीज़, अल्कोहल, जैसे कि लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, जो लोग एडिक्टेड होते हैं उनको अल्कोहल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाहे मार्केट जैसी मर्ज़ी चल रही हो, इकोनॉमी में जिस तरह की मर्ज़ी कंडीशन हो, इन चीज़ों ने सेल होना होता है। तो डिफेंसिव कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि स्टेबल होती हैं, इनकी अर्निंग्स, इनकी सेल्स, इनका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टेबल रहती हैं।